जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स लीला पे। आज मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि बिहार शिक्षक बहाली 7th फेज का जो वैकेंसी आने वाला है उसके लिए काफ़ी मददगार रहेगा। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर देखने के बाद आपको समझ में आए, लगे कि आपके लिए यूजफुल है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं। तो आज जो है हम लोग सबसे बेसिक चीज शुरू करते हैं ज्योमेट्री में, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल। जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं रेखाएं एवं कोण। ठीक है, तो ये एकदम सबसे बेसिक चीज होता है लाइंस एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण। इसमें सबसे छोटी चीज, सबसे छोटी इकाई जो होता है एकदम पॉइंट से शुरू होता है कि पॉइंट क्या चीज होता है, बिंदु क्या चीज होती है। ठीक है, तो पहला आपको यहाँ पे लिखना है क्या कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट को आप लोग बोल सकते हैं हिंदी में, हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बिंदु क्या होता है, ये जो कलम का नोक देख रहे हैं ना, कलम का जो नीब है, पेन का जो नीब होता है, उससे एक डॉट डाल दीजिए, उसी स्ट्रक्चर को, उसी फिगर को बिंदु कहा जाता है। मतलब कि इसकी सिंबल की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको एकदम छोटा सा, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये क्या होता है, बिंदु होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि वैसा फिगर जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी नहीं हो, वो क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। ठीक है, अभी हम लोग इसमें टर्म जान रहे हैं, ज्योमेट्री के जो टर्म होते हैं कि कौन कौन टर्म क्या होते हैं, इसका आगे हम लोग को यूज पड़ेगा। ठीक है, तो एक आपको पता चल गया कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट, अब देखिए पॉइंट क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट हो गए ना। तो अब देखिए मान के चलिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है ना, एक पॉइंट यहाँ है। तो यहाँ देखिए ये जो चारों पॉइंट है, ये चारों पॉइंट क्या है, अलग अलग है। मतलब एक प्लेन में है, लेकिन ये चारों पॉइंट क्या है, अलग अलग है, एक सीधी लाइन में नहीं है। तो इसलिए इस पॉइंट को हम लोग कनकरेंट पॉइंट नहीं कहेंगे, संरेख बिंदु नहीं कहेंगे। संरेख बिंदु होने के लिए 3 या 3 से अधिक बिंदु को किसी एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए ये एक आपका क्या है, लाइन है, तो यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, और यहाँ पे क्या है, बिंदु। जैसे मान लीजिए क्या है, 3 बिंदु है। तो जब 3 या 3 से अधिक बिंदु से होकर एक लाइन खींची जा सके, उस बिंदु को संरेख बिंदु कहा जाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा। आप एक कंप्लीट नोट्स बना लीजिए ताकि रिवीजन करते समय आपको बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, तो संरेख बिंदु समझ में आ गया क्या कि जब 3 बिंदु से होकर कोई एक लाइन खींचा जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। इतना समझ में आ गया। आइए आगे हम लोग देखते हैं। संरेख बिंदु के बाद में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपका आएगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जिसको हम लोग कहेंगे रेखाखंड। रेखाखंड, ठीक है, क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। लाइन सेगमेंट जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रेखाखंड। तो देखिए रेखाखंड किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पे है, 2 बिंदु है ना। तो जब किसी दो बिंदु को मिलाने से जो हम लोग को रेखाखंड प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, 2 बिंदु को मिलाने वाली लाइन को क्या कहा जाता है, रेखाखंड कहा जाता है, लाइन सेगमेंट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर इस बिंदु को नाम दे दे ए, इस बिंदु का नाम दे दे बी। यहाँ देखिए जो बिंदु होता है ना उसका हम लोग नाम कैसे देते हैं, ए से दिखाएंगे, बी से दिखाएंगे, सी से दिखाएंगे। इस तरह से अलग अलग लेटर से हम किसी पॉइंट को इंडिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है एक बिंदु ए है, दूसरी बिंदु बी है।
तो ए और बी को जो मिलाने वाली लाइन है, ए और बी को जो मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहेंगे लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है, इसमें दो एंड पॉइंट है, इस लाइन में क्या है, दो एंड पॉइंट है। ठीक है, इसका सिंबल कैसे होता है, जैसे देखिए ए और बी लिख दिए, और इसके ऊपर में एक हम क्या कर देंगे, लाइन सेगमेंट बना देंगे, यहाँ पे एंड पॉइंट और यहाँ पे एंड पॉइंट दिखा देंगे। तो ये आपका जो सिंबल होगा ये क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट के लिए ये आपका सिंबल हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट आप समझ गए। अब आपको यहाँ पे देखना है रे क्या होता है। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे रे क्या होता है। रे को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इस लाइन सेगमेंट में क्या देखिए कि इसका दो एंड पॉइंट है, इसका दो क्या है, एंड पॉइंट है, एक ही बी है और एक क्या है, ए है। और रे में क्या होता है कि इसका एक पॉइंट फिक्स रहता है, यहाँ पे दोनों पॉइंट क्या रहता है, फिक्स रहता है। लाइन सेगमेंट में दोनों पॉइंट क्या रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन किरण में क्या होता है कि एक पॉइंट फिक्स रहता है और एक पॉइंट इधर फिक्स नहीं रहता। इधर एरो बना दीजिए, ये आपका ये है और ये क्या है, बी है। देखिए ये जो बी पॉइंट है ना, ये जो लाइन है, ये जो रे है, ये बी से और आगे जा रहा है और आगे जा रहा है, इधर एकदम इन्फिनिटी तक चल जाएगा, लंदन तक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका इधर वाला पॉइंट क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो रे में एक पॉइंट फिक्स रहता है और दूसरे वाले जो पॉइंट छोड़ होते हैं उसको कहीं तक खींचते चले जाइए, अनंत तक, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रे कहलाएगा। ठीक है, रे को लिए हम इसको नोटेशन कैसे देंगे, ए बी लिख दिए और ए बी के ऊपर में ऐसा आप एरो बना दीजिए और यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट दिखा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर लाइन, यहाँ पर क्या आपको मिल गया, लाइन, जिसको आप कहिएगा रेखा। देखिए दोनों दो चीज है, ये रेखा खंड है और ये क्या है, रेखा, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो जब किसी रेखा खंड को हम क्या करेंगे, जब किसी रेखा खंड को उसके दोनों एंड पॉइंट को, दोनों फिक्स पॉइंट को पकड़ के अनंत तक उसको फैलाएंगे, क्या करेंगे, अनंत तक उसको फैलाएंगे। मतलब इधर वाले को इधर खींच के ले जाएंगे और इधर वाले को इधर खींच के ले जाएंगे। जब किसी रेखा खंड के दोनों पॉइंट को हम अनंत तक खींचेंगे, कहां तक खींचेंगे, अनंत तक, इन्फिनिटी तक। देखिए इधर भी एरो बना हुआ है, इधर भी, यानी इधर जा सकता है और ये उधर जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप कहिएगा कि ये लाइन है। ये क्या है, लाइन है। देखिए यहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इस लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, चूंकि प्राइमरी लेवल 1 to 5 में ज्योमेट्री की बात हो रही है, उसमें ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें क्वेश्चन आपको किस तरीका से इस लाइन एंड एंगल चैप्टर से किस तरीका से पूछ सकता है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे देगा कि निम्नलिखित में से रेखाखंड के बारे में कौन सी जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है, सत्य है। तो उसके लिए आपको इसका जानकारी होना चाहिए कि रेखाखंड में होता क्या क्या है। तो देखिए रेखाखंड का क्या है कि इसका एंड पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। तो जब इसका एंड पॉइंट फिक्स होगा तो इसका लेंथ भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो आप यहाँ याद रख सकते हैं रेखाखंड में, यहाँ पे रेखाखंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप रेखाखंड में याद रख सकते हैं क्या कि यहाँ पे फिक्स्ड लेंथ होता है। क्या होता है, फिक्स्ड लेंथ होता है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है, 2 एंड पॉइंट होता है। क्या होगा, 2 एंड पॉइंट। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होगा। ठीक है, किरण में क्या होगा, रे में जी, तो इसमें नो फिक्स लेंथ, इसमें फिक्स लेंथ नहीं होगा, इसका लंबाई फिक्स नहीं रहेगा, ये अनंत तक जाता है। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या होता है, 1 एंड पॉइंट, 1 एंड पॉइंट, चाहे आप 1 फिक्स पॉइंट भी बोल सकते हैं, 1 फिक्स पॉइंट। ठीक है, अच्छा लाइन में क्या होगा, तो लाइन में क्या होगा, नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट। ठीक है, अच्छा इसमें जब एंड पॉइंट नहीं है तो इसका लाइन का लेंथ क्या होगा, फिक्स होगा, नहीं होगा, नो फिक्स्ड लेंथ। ठीक है, मतलब हम दोनों चीज बता दे रहे हैं, इंग्लिश में लिख भी दे रहे हैं, हिंदी में बोल भी दे रहे हैं, है ना। इसका लंबाई क्या होगा, फिक्स नहीं होगा,
सीमित नहीं होगा, अनंत तक जाएगा लाइन का, है ना। और इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, इसका अनंत अंत बिंदु, इसका जो अंत बिंदु लाइन में कोई चीज नहीं होता है। लाइन सेगमेंट रेखाखंड में जो है इसका अंत बिंदु 2 को रहता है। तो ये क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो लाइन रे और ये लाइन सेगमेंट्स के बारे में थी। अब इसके आगे की हम चर्चा करते हैं। तो मिलेगा संगामी रेखाएं, जिसको आप कहेंगे कनकरेंट लाइंस। क्या है ये? कनकरेंट लाइंस है। तो जब किसी एक बिंदु से 3 या 3 से अधिक लाइन पास करे तो उसको क्या कहते हैं? कनकरेंट लाइन कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपका क्या है? बिंदु है, और इस बिंदु से ये इधर कटेगा, और इस बिंदु से इधर लाइन जाएगा, इस बिंदु से इधर लाइन जाएगी, इस बिंदु से इधर लाइन जाएगी। देख रहे हैं ना, यहाँ पे जब एक ही बिंदु से, जब कनकरेंट लाइन मतलब कि जब किसी एक बिंदु से 3 या 3 से अधिक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है तो वो क्या हो जाएगा? कनकरेंट लाइन हो जाएगा, संगामी रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, ये लाइन के बारे में थी। अब देखिए, आपसे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो लाइन के बारे में है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला बात कि आपसे पूछ सकता है कि बताइए किसी एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो जैसे ये एक बिंदु हो गया ना, तो इस बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इस बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कैसे? देखिए, एक रेखा ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो देखिए, किसी एक बिंदु से होकर एक से अधिक यानी कि अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। दोनों दो चीजें, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, और एक बिंदु से 3 या 3 से अधिक रेखाएं खींची जाए तो रेखाएं आपस में क्या होंगी? संगामी होगी, कनकरेंट होंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताइए एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो क्या होगा? अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो अलग अलग बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो दो अलग अलग बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, उससे ज्यादा रेखा नहीं खींची जा सकती है। ठीक है, दो बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, आइए लाइन के बारे में हम लोग ये सब सारी चीजें देखें। ये एक लाइन हो गया ना, इस लाइन पे कोई पूछेगा कि इस पे कितने बिंदु हैं? कितने बिंदु हैं? तो किसी भी लाइन पे अनंत बिंदु होता है। किसी भी लाइन पे कितने बिंदु होते हैं? इनफाइनाइट। एक लाइन पे इनफाइनाइट बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, एक और आगे आ जाइए, यहाँ और भी लाइन देखिए। एक और यहाँ पे आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या आता है? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको आप बोल सकते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है, क्या है? प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं किसको कहते हैं? तो जब दो लाइन किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है, क्या होता है? जब दो लाइन आपस में किसी एक बिंदु पे कट करती है तो ये दोनों लाइन आपस में क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे लाइन के अकॉर्डिंग। अब हम लोग चलते हैं कोण के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कोण के बारे में, एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपको कोण में, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक नंबर में आपको आएगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को आप क्या बोलिएगा? न्यून कोण। ठीक है, हम यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको हिंदी समझ में आता होगा, और बहुत सारे होंगे जिनको इंग्लिश समझ में आता होगा। ठीक है, तो न्यून कोण उसको कहते हैं। देखिए न्यून कोण का फिगर कैसा होगा। ठीक है, तो ये न्यून कोण आपको इस तरीका से दिखेगा।
इस तरीका से। ये वाला जो कोण है ना, ये क्या है, न्यून कोण दिखेगा। अच्छा, न्यून कोण जानने से पहले आप एक चीज जान लीजिए कि एंगल किसको कहते हैं, कोण किसको कहते हैं। ठीक है, एंगल किसको कहते हैं, एंगल किसको कहते हैं, कोण किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब किसी दो लाइन सेगमेंट, ठीक है, दो रेखाखंड से जो भी झुकाव पैदा हो उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ये दो रेखाखंड है ना, तो इस दो रेखाखंड से जो भी झुकाव पैदा हो रहा है यहाँ पे दोनों लाइन के बीच का जो झुकाव पैदा हो रहा है, इंक्लिनेशन जो पैदा हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। जनरली कोण को डिनोट करने के लिए हम थीटा का यूज करते हैं। ठीक है, इस कोण को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, थीटा का। थीटा हम बोल देंगे तो आपको समझ, जैसे बोल देंगे थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। ये सब क्या है, थीटा हम लोग एंगल को डिनोट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं। आइए अब यहाँ आइए, एक्यूट एंगल के बारे में हम क्या बोले कि एक्यूट एंगल का फिगर कैसा दिखेगा, इस तरीका से दिखेगा। दैट मीन्स कि अगर इसका आप नाम दे दीजिए क्या, इस ए बी सी। ठीक है, अगर इसको आप क्या बोल दीजिएगा, थीटा बोल दीजिएगा, तो यहाँ पे एक्यूट एंगल उसको कहा जाता है कि जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, जब किसी भी कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो उसको हम लोग कहेंगे न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में कौन कौन आ जाएगा, देखिए 30 डिग्री आएगा, 15 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा, है ना, 89 डिग्री आएगा। ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, एक्यूट एंगल आएंगे। ये एक्यूट एंगल का हो गया सिंबल। ठीक है, अच्छा अब देखिए मान के चलिए कोण का नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अगर इस कोण का नाम लिखना हो, जैसे मान लीजिए ए बी सी लिखा हुआ है, हमको इस बी एंगल के बारे में दिखाना है, इस एंगल बी का नाम हम लिखेंगे एंगल ए बी सी। जिस भी एंगल को बारे में लिखना वो एंगल, वो लेटर क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल ए बी सी है, इसका कुछ वैल्यू होगा जो आगे हम लोग देखेंगे। ये केवल अभी यहाँ पे ये बता दिए कि इसका हम लोग नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्यूट एंगल। दूसरा आता है, एक्यूट एंगल के बाद आएगा आपको राइट एंगल। राइट एंगल, इसको हम कहेंगे समकोण। क्या कहेंगे, समकोण। ध्यान दीजिएगा, जो समकोण होता है वो आपको ऐसे दिखेगा फिगर में। ठीक है, तो समकोण के लिए अगर ये आपका थीटा है तो ये थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि जिस भी कोण का मान अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको हम लोग समकोण कहेंगे, 90 डिग्री कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। अब आ जाइए, समकोण के बाद ऑब्ट्यूज एंगल आता है। ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको हम लोग कहेंगे अधिक कोण। अधिक कोण, देखिए अधिक कोण का फिगर कैसा दिखेगा, तो ये आपका फिगर कुछ इस तरीका से दिखेगा। ये वाला जो कोण होगा, अगर इसको आप थीटा बोल देते हैं, इसका नाम ए बी सी लिख दीजिए, इसका नाम पी क्यू आर लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका मर्जी करे, आप स्वतंत्र हैं। अगर एक्यूट, यहाँ अधिक कोण की बात हो तो अधिक कोण में थीटा का जो वैल्यू होगा ये 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि वैसा कोण, क्या समझे, वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। जैसे देखिए इसका फिगर कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल में क्या क्या आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 95 डिग्री, है ना, 120 डिग्री, 110 डिग्री, मतलब कि 90 से ज्यादा और 180 से छोटा होना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। फिगर आप लोग देख रहे हैं ना कैसे कैसे बढ़, देखिए ये न्यून कोण है तो थोड़ा सा ऐसे हुआ, फिर राइट एंगल है, एंगल बढ़ रहा है तो एकदम ही सीधा हो गया, फिर 90 से थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इधर चला गया, ये इधर चला गया, है ना। तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। और इसमें आगे देखते हैं कौन कौन से एंगल होते हैं।
हम इसको मिटाएंगे पूरा नहीं, यहीं पर रहने देते हैं ताकि आप डिफरेंसेस देख सकते हैं कि कौन कैसे क्या होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया लगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। चौथा यहाँ पे हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जिसको आप कह सकते हैं बृहत कोण। रिफ्लेक्स एंगल क्या कहेंगे? बृहत कोण। बृहत कोण कैसे दिखेगा? देखिए ऐसे ऐसे आपका ये वाला बृहत कोण है, ये वाला ऊपर वाला, ये अंदर वाला नहीं, अंदर वाला तो फिर ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ए बी सीधे दिए। तो ये जो बृहत कोण होता है ना, बृहत कोण रिफ्लेक्स एंगल जिसको बोला जाता है, ये अगर थीटा है आपका, तो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होता है ये 180 डिग्री से क्या होता है? बड़ा होता है, और 360 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। यानी कि वैसा कोण जिसका मान 80 डिग्री से 180 डिग्री से ज्यादा हो सॉरी, वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, बृहत कोण कहेंगे। और इसमें आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल के लिए 270 डिग्री, 210 डिग्री, 190 डिग्री, ये सारे के सारे जो एंगल देख रहे हैं ये क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएंगे। पांचवा में आपको हम लेते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जिसको आप कहिएगा पूरक कोण। पूरक कोण, देखिए पूरक कोण कैसे होगा? ये है ना, यहां से इस तरह से देगा, मतलब यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। जब एग्जैक्ट थीटा बराबर 360 डिग्री हो जाए तो क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। एग्जैक्ट जब थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, तो क्या कहलाएगा? राइट एंगल कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। और एक और देख लीजिए, जब एग्जैक्ट थीटा बराबर क्या हो जाए? 180, तो इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हिंदी में आप कहिएगा सरल कोण। क्या कहिएगा? सरल कोण। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ये यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो जब थीटा बराबर क्या हो? 180 डिग्री हो तो क्या कहलाएगा? सरल कोण, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। और बाकी इस तरीका से ये एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन था। ठीक है, आइए इससे और कुछ हम आगे आप लोग अपना नंबरिंग बना लीजिएगा, क्योंकि हम तो मिटा दिए तो नंबरिंग याद है नहीं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको आप लोग बोलिएगा कोटि पूरक। कोटि पूरक कोण। क्या बोलेंगे? कोटि पूरक कोण। देखिए ध्यान दीजिए, कोटि पूरक कोण क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये क्या है? 90 डिग्री हो गया पूरा पूरा, और इस तरह से हो गया। ठीक है, देखिए जब एक एंगल यहाँ पे ये वाला है आपका θ1, इसको बोल दीजिए, और एक एंगल यहाँ पे क्या है? इसको आप θ2 बोल दीजिए, है ना। तो जब किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए उसको कहेंगे कोटि पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या हो जाएगा? θ1 और θ2 बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। याद रहेगा, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंटर किसी भी कोण का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम उसको क्या करते हैं? 90 में से माइनस कर लेते हैं। थोड़ा सा गला खराब है इसलिए आवाज कम निकल। ठीक है, जैसे मान लीजिए बोलेगा कि 45 चाहे 30 डिग्री का आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए क्या होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? इस 30 डिग्री को 90 से माइनस कर लेना होगा, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। किसी भी कोण का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो उसको 90 से माइनस कर लेंगे। आगे समझ में? आगे की तरफ दूसरा आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, स्पेलिंग कोई एरर होगा तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ मैथ पढ़ाने पे मेन ध्यान देंगे।
उसके बाद इसका हिंदी क्या होता है, समपूरक, समपूरक कोण। क्या होगा, समपूरक। समपूरक कोण क्या होगा, देखिए ये 180 होगा ना, ये 180, ठीक है। तो एक एंगल ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे ये θ1 हो गया और ये क्या हो गया, θ2 हो गया। तो जब, याद रखिएगा, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, किसी भी दो कोण का योग अगर 180 डिग्री हो जाए तो वो आपका कहलाएगा सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि समपूरक कोण। समपूरक कोण निकालने के लिए, सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए किसी भी एंगल को हम क्या करते हैं, 180 से माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि θ1 और θ2 दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। जैसे आपसे पूछ देगा कि बताइए 120 का समपूरक कोण कितना होगा, समपूरक कोण क्या होगा। इसके लिए समपूरक के लिए आपको क्या करना होगा, 180 में से 120 डिग्री घटा देना होगा, मतलब क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। जिस भी एंगल का, जिस भी कोण का समपूरक पूछे, सप्लीमेंट्री पूछे, उसको 180 से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे आपका आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हिंदी में आप बोलिएगा शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पर जो आपको बनेगा ये क्या कहलाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे का क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अगर इसका आप नाम दे दीजिए ए ओ बी, है ना, सी डी, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है कि आमने सामने वाला कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने वाला कोण एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो बोर्ड बढ़ गया, हमको इसको मिटाना पड़ेगा। एक अगला पॉइंट है लीनियर पेयर, जिसको बोला जाता है लीनियर पेयर। आप इसको क्या बोल सकते हैं, रेखीय युग्म। क्या बोलिएगा, रेखीय युग्म। देखिए रेखीय युग्म क्या होता है, ये स्ट्रेट एंगल हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, एक यहाँ पे दो एंगल बन रहा है ना, एक एंगल ये वाला बन रहा है और एक एंगल ये वाला बन रहा है। तो ये लीनियर पेयर ये कहता है कि अगर इस एंगल का आप नाम दे दीजिए ए ओ बी सी, तो लीनियर पेयर ये कहलाता है कि यहाँ पे दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ये मिलकर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। यानी इसको आप एंगल 1 बोल दीजिए, इसको एंगल 2 बोल दीजिए, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिलकर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये लीनियर पेयर के कंसेप्ट हैं। इस पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं हम अभी तुरंत करके दिखाएंगे। और इसके बाद आता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट एंगल, ये होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आसन्न कोण से कहते हैं, आसन्न कोण, ठीक है। तो आसन्न कोण बहुत ध्यान से समझिए क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या हम पढ़ रहे हैं, एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये इस तरह से रहेगा और ये इस तरह से रहेगा, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, कुछ भी दे दीजिए, ये ऐसे रहेगा, इसका नाम डी दे दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या होगा, एडजेसेंट होगा। यानी कि ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल के साथ क्या होगा, एडजेसेंट होगा, आसन्न कोण होगा, ठीक है। आसन्न कोण होने के लिए कंडीशन क्या क्या है, पहला कंडीशन है आसन्न कोण होने के लिए, पहला कंडीशन क्या है जी, तो पहला कंडीशन है
कि जिस दो कोण को हम देखेंगे आसान है कि नहीं है, उसमें एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। पहला कंडीशन है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दे रहे हैं। दूसरा कंडीशन है कि एक कॉमन आर्म्स होना चाहिए। कॉमन आर्म होना चाहिए। कॉमन आर्म माने मेरे क्या, एक उभयनिष्ठ रेखा होना चाहिए ना। ये कॉमन वर्टेक्स का मतलब क्या हो गया? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या होगा? बिंदु, मतलब दोनों उभयनिष्ठ बिंदु होगा। कॉमन आर्म का मतलब क्या होगा? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या होगा? रेखाखंड। ठीक है, उभयनिष्ठ रेखाखंड होगा। और तीसरा कंडीशन ये है कि जो रेखा उभयनिष्ठ होगा ना, जो रेखा कॉमन, जो लाइन सेगमेंट कॉमन होगा, जो आर्म्स कॉमन होगा, उस कॉमन आर्म के दोनों साइड एगो लाइन होना चाहिए। दोनों साइड एक लाइन होना चाहिए। जैसे देखिए ये कॉमन आर्म है ना, तो एक इसके इधर लाइन होना चाहिए और एक इसके इधर लाइन होनी चाहिए। यानी कि यहां पे क्या लिखिएगा कि कॉमन आर्म के दोनों साइड यानी अपोजिट साइड, दोनों साइड क्या होना चाहिए? दोनों साइड लाइन सेगमेंट होना चाहिए। लाइन सेगमेंट होना चाहिए। देखिए ध्यान से, यहां पर जो है एडजेसेंट एंगल होने के लिए 3 कंडीशन है। जो भी एंगल इस तीनों कंडीशन को फॉलो कर जाएगा वो एडजेसेंट एंगल होगा। अगर फॉलो नहीं करेगा एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। इसको ध्यान से समझिएगा। कैसे? तो पहला कह रहा है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। देखिए यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए तो कि एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी ये एडजेसेंट है कि नहीं, ये जो है एडजेसेंट है कि नहीं। तो एडजेसेंट होने के लिए जो कंडीशन है आप यहाँ चेक करके देखिए। पहला कंडीशन है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दोनों एंगल को देखिए, पहले ए डी सी, ए बी डी, देखिए ए बी डी यहां से यहां तक आया, डी बी सी, मतलब एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। तो जब दोनों कोण बना रहे हैं, एक कोण ये और एक कोण ये, तो देखिए दोनों के लिए क्या है? एक कॉमन वर्टेक्स है, यहाँ पे एक उभयनिष्ठ बिंदु है, तो ये पहला फॉलो करेगा। दूसरा क्या कह रहा है कि कॉमन आर्म होना चाहिए दोनों एंगल में। तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो दोनों में ये वाला जो आर्म है बीच वाला, ये क्या है? कॉमन आर्म है। अच्छा, तीसरा कंडीशन कह रहा है कि जो कॉमन आर्म है उसके दोनों तरफ एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ आर्म होना चाहिए। यहां देखिए ये आपका कॉमन आर्म है, तो एक इसके इधर आर्म है और एक इसके इधर आर्म है। इसलिए ये जो एंगल है इस तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेसेंट हो जाएगा। इस पे और हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका और क्लियर हो सके। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे देगा। क्वेश्चन क्या दे देगा कि इस तरीका से है, ये आपका है, इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर और एस। आपसे पूछ देगा कि क्या एंगल पी क्यू एस एंड एंगल एस क्यू आर आसन्न कोण है? आसन्न कोण है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा क्या एंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी क्यू आर आसन्न कोण है? ठीक है, यहीं पे देखिए आपका क्लियर हो जाएगा दोनों चीज। पहला कह रहा है कि एंगल पी क्यू एस और एंगल एस क्यू आर क्या है? आसन्न कोण है कि नहीं। तो आसन्न कोण होने के लिए कितना कंडीशन? 3 कंडीशन। पहला कॉमन वर्टेक्स, दूसरा कॉमन आर्म, तीसरा जो आर्म कॉमन है उसके दोनों तरफ एक एक आर्म होना चाहिए, एक एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है पी क्यू एस, पी क्यू एस ये वाला पी क्यू एस ये हो गया, ठीक है। एस क्यू आर यहाँ से एस क्यू आर, ठीक है, ये भी ठीक है।
यहाँ पे एक कॉमन वर्टेक्स है यानी पहला फॉलो करेगा। दूसरा एक कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन आर्म भी है, ये भी फॉलो हो गया। उसके बाद जो कॉमन आर्म है उसके दोनों तरफ क्या होना चाहिए, लाइन होना चाहिए। तो लाइन सेगमेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। लेकिन दूसरा कंडीशन देखिए, क्या दूसरा कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या? दूसरा कंडीशन देखिए, तो दूसरा क्या लेकर पी क्यू एस, ये वाला लाइन हो गया पी क्यू एस। अब क्या कर रहा है, पी क्यू आर, ये वाला ध्यान से देखिएगा। एक बार मेरा कलम यहां आ रहा है और एक बार कलम यहां जा रहा है, यानी इस बार ये एंगल बन रहा है और ये बड़ा वाला बन रहा है पूरा ये वाला, ठीक है। तो यहां देखिएगा कि इसमें और इसमें कॉमन वर्टेक्स है, एक चीज तो कॉमन है, तो पहला तो फॉलो कर गया कि हाँ यहाँ पे दोनों एंगल में कॉमन वर्टेक्स है। दूसरा बात है कि कॉमन आर्म होना चाहिए। अच्छा, ये भी फॉलो हो गया। देखिए ये वाला जो आर्म है दोनों एंगल में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये भी फॉलो हो गया कि नहीं, एक कॉमन आर्म भी है। लेकिन तीसरा पॉइंट है कि जो आर्म कॉमन है उसके आगे पीछे दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एक लाइन, दोनों लाइन हो, एक लाइन होना चाहिए। जो कॉमन है ना, तो एक लाइन इसके इधर होना चाहिए, कॉमन की एक लाइन इधर होना चाहिए। तो यही तो नहीं फॉलो हो रहा है, इसका दोनों लाइन एक ही तरफ हो गया इसका, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। आइए समझे, आगे देखिए। अब लीनियर पेयर से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मान के चलिए इसे दिया हुआ बोल देगा कि ये है 3x और ये है 2x, इस तरह से फिगर आपको दे देगा। इसका नाम दे देगा A O B C, बोलेगा फाइंड x निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए, क्या आपको देख रहा है, ये क्या बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है, ये आपका बन रहा है स्ट्रेट एंगल कोण। लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 ना। तो देखिए ये कोण आपका क्या है 3x और प्लस ये वाला कोण क्या है 2x, आई दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। जोड़िएगा तो क्या होगा 5x बराबर 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 या बट्टा में 5, ये 5 से कट जाएगा कितना बार में, 5 3 15 5 36, x बराबर आपका क्या आ गया 36 डिग्री। तो पहला कोण आपका क्या हो जाएगा, पहला कोण है 3x, यानी कि 3 इंटू 36 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 6 3 18, 1 3 3 9 1 10, 108 डिग्री। दूसरा कोण कितना हो जाएगा, तो दूसरा कोण आपका है कितना 2x, यानी कि 2 इंटू 36 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा 72 डिग्री। तो इस तरीका से लीनियर पेयर से भी क्वेश्चन बनता है।